बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने आज दर्दनाक ऑपरेशन किया है और इतनी बेशर्मी की है कि शायद हमने जिंदगी में नहीं देखा। रफा में इन्होंने आग लगा दी और आग लगाने के बाद कहते हैं कि जी इतने लोग मारे गए हैं तो हमने स्ट्राइक किया, उससे आग लगी, हमारा कोई कसूर नहीं। अब लड़ाई इतनी हद तक बढ़ गई कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि मिस्र की फौजों ने बॉर्डर पर फायर खोल दिए हैं इजराइल की फौजों पर, और गालिबन अभी तक जो इतलात आ रही है उसमें कई इनके फौजी मारे गए हैं इजराइली, उनकी जानिब से भी फायर खोल दिए गए हैं। जैसे ये खबर आई इजराइल के मीडिया ने ब्रेक की, उसके बाद से मिस्र के अंदर इस खबर को दबाया गया, इजराइल के अंदर मीडिया चैनल से खबरें हटाई जा रही हैं। असल कहानी ये है कि वहाँ के फौजियों का सब्र जवाब दे गया है और जो उन्होंने अपने सामने, क्योंकि रफा जो बॉर्डर है ये बिल्कुल मिस्र का जो बॉर्डर है वहां पर आता है, यानी रफा की साइड जो आती है और वो मिस्र के साथ लगता है, यहीं से सारी इमदाद आती है। इन्होंने वहां पर कयामत ढा दी और इसके बाद अब ये जंग, आपको कहा था ये कोई मुल्क नहीं बचेगा, ये सारे जो बैठे हुए हैं सारे, चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, तुर्की बैठा हुआ है, ये सब इंतजार में जो बैठे हुए हैं कि जी नहीं कुछ नहीं होगा, आप देखते जाइएगा, एक एक करके तमाम मुस्लिम कंट्रीज फारिग होने वाली है। ये सारे तमाशा देखते रहे, किसी की फौज नहीं बचाने के लिए गई, इनका नंबर आ चुका है। अब हुआ यह है कि जंग हो गया मिस्र में दाखिल। पहला ऐसा वाकया हुआ है कि मिस्र की फौजों ने फायर खोल दिए हैं इजराइल पर और आगे से उन्होंने भी फायर खोल दी है। अब असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इजराइल की फौजें अब एंटर होना चाह रही हैं मिस्र के अंदर। वो जो बॉर्डर है वो ये एग्जैक्टली यही सूरत हाल इन्होंने किया था फलस्तीन में। आहिस्ता आहिस्ता फौजें आगे बढ़ती हैं, आप एक इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, आप कई किलोमीटर का इलाका फतह करते हैं। अब लेट से ए पॉइंट है, आपने कहा जी बी पॉइंट पर आपने जाकर हमला किया, चले जी आज के बाद बी पॉइंट बॉर्डर हो गया, फिर आगे बढ़े, फिर वो बॉर्डर हो गया और करते करते वो आगे चले जाते हैं। अब इतनी सूरत हाल खतरनाक हुई है, इतनी खतरनाक सूरत हाल हुई है कि हमने जिंदगी में ऐसे कभी तबाहकुन मनाजिर नहीं देखे कि कैंपों को आग लगाई, लोग जिंदा जल गए हैं। यानी लोगों की सूरत हाल ये है कि मुसलमानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही कि हो क्या रहा है, और उधर पूरे का पूरा मामला खराब हो गया। जो मिस्र की फौज, याद रखिएगा, देखिए सीसी सबसे पहले एक बात समझिए, वो इजराइल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और मिस्र ने और उर्दू ने कब से उनको तस्लीम किया है। मसला ये है सबसे बड़ा कि अब उनको खतरा ये लग रहा है कि जंग अब मिस्र में दाखिल हो गई है और पहली दफा जब मिस्र में दाखिल हो गई है तो फिर ये बढ़ते बढ़ते आगे तक जाइए और ये भी सूरत हाल हो सकती है कि किसी का इक़्तिदार सलामत ना रहे, क्योंकि जंग अब वो उन्होंने अपने आप को, क्या हकीकत टीवी काफी अरसे से नहीं है कह रहा था, जंग का प्लान ये है कि अपने बॉर्डर से बाहर लेकर जाएं। देखिए सीसी पर तो उनको गुस्सा ही बहुत ज्यादा है। गुस्सा इसलिए नहीं है कि उसने बात बहुत सारे मामला में नहीं मानी, गुस्सा इसलिए है कि इन्होंने कहा था सीसी को कि अब यहाँ से निकाले हम फलस्तीनियों को, गजा को, तुम लोग यहाँ पर उनको अपने मुल्क में पनाह दो। उसे कहा जी मैंने एक भी फलस्तीनी नहीं लेना, और इस सूरत हाल में उनके कैंप लगा दिए। अब इजराइल ने वहां पर किया स्ट्राइक की वजह ये थी कि हमास ने इनके कमांडोज मारे हैं, इनके फौजी पकड़ लिए हैं, इनकी टेक्नोलॉजी पकड़ ली है, वो सुरंगों में आए, रफा से उन पर स्ट्राइक किया है और स्ट्राइक इतना खतरनाक था कि 4 महीने बाद रॉकेट मारे। अब पूरी दुनिया में डिस्कस क्या हो रहा है, समझे इस बात को, ये नफ्सियाती तौर पर कैसे चीजों को मैनेज करते हैं। डिस्कस ये हो रहा है पूरी दुनिया में कि इजराइल के ऊपर हमास ने रॉकेट फायर किए, लोग चीखे मारते निकले और इजराइल की फौज आयरन डोम फेल हो गया। ये कल डिस्कस हो रहा था। आज डिस्कस क्या हो रहा है, आज डिस्कस ये हो रहा है कि इजराइल की फौज ने हमला करके रफा पर मार दिए, अब उनकी मिस्र के साथ लड़ाई हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया। इजराइल को परवाह नहीं है, वो कहते हैं कि ये खबर दुनिया में चल जाए कि हमने स्ट्राइक कर दिया है, कोई मसला नहीं, ये ना चले कि हमारा आयरन डोम फेल हो गया, ये ना चले कि हम पर रॉकेट दोबारा बरसाए गए हैं क्योंकि हमारी नाकामी है, क्योंकि हमारी अवाम हमारे खिलाफ है, हम ये कह दी हाँ जी हमने बदला लिया है। इस हद तक ये लोग आ गए हैं। अब आप बताएं कि मिस्र के साथ ये मामला शुरू हुआ है, अब आपको अर्दुगान की क्या वो बात समझ नहीं आ रही जो अर्दुगान ने ये बात की थी। उसने कहा था कि यहाँ से हमास ने फेल होना है, वहां से अगला नंबर हमारा शुरू होने वाला है, और एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि मिस्र की फौज को यह अंदाजा हो गया है कि वो जो सारी अहादीस के अंदर मेंशन थे एरियाज इलाके, अब वो बढ़ते जा रहे हैं। अब वो बढ़ते बढ़ते जंग मिस्र तक गई है, ये अब रुकेगी नहीं। यहाँ पर ये बात आप ज़हन में रखिएगा, मिस्र की फौजें बॉर्डर पर तैनात हैं ऑलरेडी
और सीसी ने उनको ऑर्डर दिया हुआ था कि जैसे ये मामला होगा आपने फायर किया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मिस्र की फौजें क्यों ये काम करेंगी, जबकि सीसी के तो इजराइल से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। देखिए उन्होंने वाटर टेस्ट किया ये कहने के लिए कि भाई आप अपनी हदूद में रहे, इसराइल और अपनी हदूद में रहे, और जिसने सारी जिंदगी हदूद ही पामाल की है वो रहेगा अपनी हदूद में। अब इसराइल ने क्या कहना शुरू किया है कि जी हमास ने सुरंगें खोदी हैं, वो मिस्र तक जा रही हैं और मिस्र के अंदर से उसको मदद मिली। आप इनका अंदाज देखिए, अंदाज क्या होता है कि पहले ग्राउंड बनाते हैं जी, वो हमास वहां तक पहुंच गई है। कहां तक जी पहुंच गई है? वो जी हमास पहुंच गई है मिस्र तक। अब आगे क्या करेंगे? मिस्र है जी, और उसके बाद बढ़ाकर तुर्की ले जाएंगे, वो तुर्की तक पहुंच गई है, वहां पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। आज आप ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, अगले चंद सालों के बाद हम और आप अगर इस दुनिया में रहे तो हम सब ये देख रहे होंगे कि अंतालिया तक इजराइल की फौजें लड़ी होंगी, और एग्जैक्टली जिस तरह आज मुसलमानों ने अबैंडन किया है गजा को, फलस्तीन को, ये अबैंडन वहां पर खड़े, इन्होंने वहां पर भी यही काम करना है। किसी सूरत ये तुर्की की मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। तुर्की को तो देखिए, यूरोपीय यूनियन के अंदर अर्दोगान ने आने की कोशिश की है, नाटो में तो ऑलरेडी है, यूरोपीय यूनियन टूटने के करीब है क्योंकि वो रूस से नहीं जंग करने जा रहे। जब वो टूटेगा सबसे पहले उन्होंने तुर्की को बाहर निकालना है। तुर्की पर जब हमला होगा तो उन्होंने देख लिया कि किसी मुस्लिम फोर्स, आपको क्या लगता है कि मुस्लिम फोर्स मदद करने के लिए जाएगी तुर्की की? सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कोई मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। और अर्दोगान तो अपनी ही फौज पर इल्जाम लगा चुका है कि मुझे हटाने की पूरी तैयारी हो रही है, वही कू करने की तैयारी है जो आज से पहले हुआ था, चंद साल पहले जब लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। अर्दोगान को ये बात पता है कि अब ये हुआ तो अवाम ने टैंकों के आगे कोई नहीं लेटना। ऐसा नहीं है कि वो फौज को सपोर्ट करेंगे, वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सबसे तंग आ गए हैं क्योंकि अर्दोगान के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं अपनी फौज भेज रहे गजा में मदद करने के लिए। अब तो ऐसी कयामत खेज उन्होंने हमला और ये चीजें करनी शुरू की हैं जिसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जंग हो गई है मिस्र के अंदर दाखिल, और ये पहली मर्तबा हुआ है जब से आप 235 दिन देख रहे हैं, जंग अब शुरू हो चुकी है मिस्र के अंदर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां के जो मुसलमान हैं, गजा के, रफा के, फलस्तीन के, इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं मुसलमानों को, इतनी बद्दुआएं दे रहे हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि जिन ममालिक के पास मिसाइल थे, जिनके पास जहाज थे, एयरफोर्स थी, उनमें से कोई मदद करने के लिए नहीं आया, और वो अल्लाह को कह रहे हैं कि इसके बाद इनका इससे भी बुरा हाल करना। आप देख लीजिएगा, जिन ममालिक ने इस वक्त सिर्फ तमाशा देखा है, तमाशे की बात छोड़ें, मुस्लिम कंट्रीज में आप इजराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, बाकी तो बातें ही छोड़ देना, बात की आप एहतजाज नहीं कर सकते। अर्दोगान को उसकी अवाम ने कहा कि तुमने जब टैंकों के आगे लेटना था, एक कॉल दी थी, तो पूरा फलस्तीन उस वक्त जश्न मना रहा था कि हमने बड़ी फतह हासिल की है, जब तुर्कों ने आकर अर्दोगान की गवर्नमेंट को बचाया। उस वक्त फलस्तीनियों ने जश्न मनाया था कि ये है तुर्क अवाम जो टैंकों के आगे लेटे। उसने कहा कि हम लोग टैंकों के आगे लेटे थे। अब जब वही अवाम तुम्हें पुकार रही है कि जाओ लड़ने के लिए, फौज भेजो, एयरफोर्स भेजो और फलाना करो, तुम बुज़दिल इतने हो कि तुम जा नहीं सकते। इस सारे मुस्लिम कंट्रीज का ये हाल है, कोई मदद करने के लिए नहीं गया। एक आप देख लीजिए, मुल्क का सरबराह था, वो भी बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो गया, इब्राहिम रईसी, और वो जिस अंदाज में गया है, दुख और गम है कि वो ख़त्म नहीं होता। देखिए इस वक्त एक ही ताकत बची हुई है, ये लड़ाई कर रहे हैं। ईरान का मसला ये है कि ईरान को सेटल होते कम से कम 2-2.5 महीने, 3 महीने बल्कि चाहिए। देखिए 50 दिन में तो इलेक्शन है, नया जो भी उनका प्रेसिडेंट आएगा उसको कम से कम 1-1.5 महीना चाहिए। वो अलग बात है कि जो भी आएगा और आकर ये मामला तय करेगा उसको, यानी अगर लड़ से जंग हो जाती तो वो लड़ाई के लिए तैयार होगा क्योंकि पॉलिसी रियासत की चलती है। लेकिन फिर भी आपका एक सेटअप बना होता है, क्रिकेट के अंदर भी एक पार्टनरशिप होती है। एक बंदा जख्मी हो जाता है तो आगे पूरी टीम चाहे जैसी मर्जी हो, पूरा पेड़ टूट जाता है। सो इस सारी सूरत हाल में मेन प्लेयर जो कैप्टन है वो ही बेचारा इस दुनिया से चला गया है, तो बाकी सूरत हाल क्या रहेगी? आप अंदाजा करें, ऐसे बेशरम है इजरायली, ऐसे बेशरम है, इस कायनात में इनसे ज्यादा बेशरम बेगैरत कोई नहीं है। कहते हैं कि हमने ये जो बंदे मार दिए हैं कल इतने ज्यादा, हम इसकी तहकीकात करेंगे कि ये हुआ कैसे है, और हम ये देखेंगे कि हमने क्यों ये काम किया। कहते हैं हमने वहां पर हमास का कमांडर असल में मारना था,
और हमने वहां पर किया स्ट्राइक। अब स्ट्राइक के बाद कैंपों में लग गई है आग, वहां पर लोग मर गए हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ, हम देखेंगे, उसके बाद सजा देंगे। ये उनका तकब्बुर है। आप अंदाजा कर लें कि दुनिया को कैसे पागल बनाया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICC ये सारे कोई अरेस्ट वारंट जारी करे, कोई कह रहे कि आप इनको पकड़े। आप यहां से अंदाजा लगा ले ये कितने ताकतवर हैं, कितने पावरफुल हैं कि दुनिया की यूनाइटेड नेशन को शुरू हो जाए, ICJ शुरू हो जाए, चाइना, रशिया, सारे मुस्लिम कंट्री ये सारे उसके खिलाफ चाहे बयानात की हद तक ही कोई फैसले आ रहे, कोई बात करें, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि इसराइल दुनिया में सिर्फ एक चीज से डरता है, बाकी वो किसी चीज से नहीं डरता। वो कहता है कि आप ट्वीट्स करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है वीडियो चला दें, न्यूज चला दें, मुझे कदर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी फौजें हैं, वोट कर बयानात दे दें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कल निकल जाएंगे, हम फलाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे तब पड़ेगा जब स्ट्राइक होगा, जैसे ईरान ने किया था, जब कोई रॉकेट मारे जाएंगे, जब कोई मिसाइल मारा जाएगा, जब कोई आयरन डोम तबाह होगा। यानी सादा सी बात है, इजराइल डरेगा तब जब कोई लड़ने के लिए आगे आएगा। जब उसने देख लिया लड़ने के लिए आगे ही नहीं किसी ने आना, अब अगला स्टेप क्या है, ये बात समझिए। देखिए, इस सारी सूरत हाल में बड़ी खतरनाक चीजें हो रही हैं। यहां से मामला रुका नहीं है। नेक्स्ट जो सिनेरियो बनने जा रहा है वो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। वो सिनेरियो क्यों खतरनाक है? उन्होंने देखा कि हमने रफा पर कर लिया, किसी ने नहीं सिवाय मुजम्मतों के कोई बयान नहीं दिया, तो हम नेक्स्ट इनके जो मुकद्दस मकामात हैं उनको जैसे ही वो निशाना बना देंगे, कोई लड़ने के लिए जाएगा? बताए ना, कौन जाएगा लड़ने के लिए? ये आपका इलाका नहीं था, ये नबियों का इलाका नहीं है क्या? ये वो मुल्क नहीं है जहां पर नबी आए थे? तो क्या वहां पर उनकी इस सारी सूरत हाल में लेगेसी को हमने भूल दिया? बिल्कुल भुला दिया। अब वो असल में उनके जो थिंक टैंक्स होते हैं वो बैठकर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये हमने काम कर लिया, कोई बंदा आया लड़ने के लिए? अच्छा, नहीं आया, अब हम टारगेट करेंगे अपना मेन मिशन। यहां पर वो करने के बाद आप यकीन कीजिए किसी ने नहीं भी आना लड़ने, कोई भी नहीं लड़ने के लिए आएगा, बल्कि उल्टा एक काम हो जाएगा कि एहतजाज जो शुरू होंगे, एहतजाज होने के बाद मुस्लिम कंट्रीज अपने ही शहरियों को जेलों में फेंकेंगे। वो कहेंगे इजराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं करना। अब कोई नहीं किसी को करने देगा। व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? फिर उसके बाद ना कोई एहतजाज करेगा, ना डिमांड करेगा फौज भेजने की, ना कोई और होगा। फिर उसके बाद वो खुल्लम खुला करेंगे। देखिए, उन्होंने बहुत खतरनाक प्लान इस वक्त कर लिया है मिस्र के। अब याद रखिएगा, एहराम मिस्र पर उनकी नजरें हैं। एहराम मिस्र से जितनी उनकी यादें वाबस्ता हैं, जितने उनके रूहानी यानी ईवल फोर्सेस वाले मामला वाबस्ता है, आप सोच नहीं सकते वो किस तरह सब्र से बैठे हैं। उन्होंने अपने नक्शों में ये रखा है, अच्छा पहले मिस्र है, फिर उसके बाद तुर्की है, फिर तमाम मिडिल ईस्ट, अरब की कंट्रीज, फलाना करते करते हम वहां तक आगे चले जाएंगे और हम किसी को भी नहीं पूछेंगे। क्या दुनिया इस वक्त इस बात को सोच रही है कि ICJ यानी आप सोच लें इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ने कहा है कि आपने रफा ऑपरेशन नहीं करना, किसी जरूरत नहीं करना, ऑर्डर पास हुआ है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल में जब आपसे पूछा ये जाएगा कि अक्सा को कुछ नहीं करना, आपने मुसलमानों के मुकद्दस मकामात को नहीं हिट करना, अगले आपको करके दिखाएंगे। आप दुनिया भर की करारदादें पास कर लें, 2 ममालिक उन्होंने सिर्फ पकड़ने, बल्कि सिर्फ 3 मुल्कों को उन्होंने पकड़ना है, उसके अलावा उनको दुनिया में किसी से कोई खतरा नहीं है। अब मुसलमान तो हमारी जेब में है, 3 मुल्क। चाइना को वो ताइवान के मामले में फंसा रहे, बिल्कुल तैयार बैठे हुए। रूस को वो फंसा रहे हैं नेटो के साथ जंग करने के लिए। ईरान का उन्होंने प्रेसिडेंट वैसे ही मारा गया है और उसके बाद इस सारी सूरत हाल में उसको कैप्चर करेंगे। इसके अलावा उनको दुनिया में किसी से कोई खतरा नहीं है, कत्तन कोई खतरा नहीं है। उनको ये लगता है कि बाकी कोई मुसलमानों ने नहीं आना, किसी ने नहीं आना, तो हमारी मुट्ठी में सारा काम है। सो अब याद रखिएगा, ये 2024 बड़ा टफ साल होने वाला है। देखिए, अमेरिका में है इंतखाबात, और अमेरिका में जो भी जीतेगा, जो भी सूरत हाल होगी, उसके बाद या उससे पहले जो मामलात हैं वो इतने खराब हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में इसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो अच्छी तरह ये बात समझ लीजिएगा, जो पाकिस्तान के मामलात हैं, जो दुनिया के मामलात हैं, वो सारे के सारे डिपेंडेंट हैं कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हालात चेंज हो रहे। देखिए, लीडरान को मारने की तैयारियां हैं, किम जोंग उसको मारने की तैयारियां हैं,
पुतिन उसको मारने की तैयारियां हैं। ईरान का प्रेसिडेंट पहले ही मारा गया है। अफगानिस्तान में लड़ाई करवाने की तैयारी है। बताएं जरा आप ममालिक को देखिए, या तो मुस्लिम ममालिक को आईएमएफ के थ्रू पकड़ा हुआ। ये मिस्र की आर्मी क्या है, ये क्यों नहीं गई थी लड़ने के लिए? आईएमएफ ने पकड़ा हुआ था उनको। आईएमएफ ने वो जरा सा ऊपर नीचे करते तो ये उसको डिफॉल्ट करवा देते, आईएमएफ की शराइत आयद कर देते। आईएमएफ टूल किसका है? अमेरिका का टूल है, और वो शराइत डालता है कि आप लड़ने के लिए नहीं जाना, कोई लड़ने के लिए नहीं जाएगा। और इसी सूरत हाल में उन्होंने मिस्र का देखिए क्या हाल कर दिया, उसकी इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और करते करते हालत ये हो चुकी है कि आज उनकी बस हो गई है और उन्हें लड़ाई शुरू कर दी है। अब हालात और सिनेरियो हमारे ये बता रहे हैं नवंबर तक मामलात इतने बिगड़ने वाले हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, खुदा न खास्ता हम उससे पहले देख सकते हैं कि शायद इजराइल अपना कोई मिसाइल स्ट्राइक कर दे मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर, और उसके बाद शहीद कर दे, तबाह कर दे। तबाह करने के बाद वो एक ही बात कहे कि जी ये मारा है हिजबुल्लाह ने, ये मारा है हमास ने, और इनका रॉकेट आकर लगा है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। चलें जी, अब लग गया है तो फिर तामीरात इसकी नहीं होगी, हम करेंगे। और इस मकसद के लिए उन्होंने पहले से ग्राउंड तैयार करके रखी है कि इन ममालिक में क्या होगा। कुछ ममालिक को आईएमएफ के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है, कुछ को अमेरिका के थ्रू कंट्रोल किया है, कुछ को यूरोपीय यूनियन में किसी मुल्क में तुर्किश लीरा गिराएंगे, किसी में कुछ करेंगे। बहरहाल प्लानिंग उनकी पूरी है, तैयारी रखी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।